और शायद कांग्रेस अब समझ गई है कि ये जो स्टेट है उत्तराखंड, ये इसमें संभावना है वापसी करने की, क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने भी 3 मुख्यमंत्री दिए हैं इस स्टेट के भीतर, और तिवारी सरकार से लेके बहुगुणा फिर हरीश रावत की सरकार यहाँ हुई है। तो शायद हो सकता है कि उनको अब जो पहले गलतियां हुई है उनसे कुछ सबक लेने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी वो व्यक्ति हैं कि उन्होंने जब जब जितनी बार जिस को नेता को जो है पद से हटाना चाहा, कुर्सी से हटाना चाहा, उसमें कामयाब रहे। जितनों को उन्होंने बर्बाद करना चाहा उनको बर्बाद किया है, जिनको सड़क से उठाकर विधायक बनाना चाहा उनको उसमें भी कामयाब हुए, सांसद बनाने, मतलब जो कुछ वो करना चाहते किया उन्होंने। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में सियासी शोर खूब हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर लाव लश्कर के साथ चढ़ी हुई है। मौजूदा वक्त में महिला सुरक्षा को लेकर भी खूब हल्ला हो रहा है और चुनावी तैयारियां भी चल रही हैं। कौन किस पर भारी दिख रहा है, ये सवाल तो ही है। लेकिन इससे इतर दोस्तों, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस के प्रभारियों का दखल रहा है। दिल्ली से ये प्रभारी दूत आते रहे हैं और उत्तराखंड के नेताओं के पेच कसते रहे हैं। अब उसका कितना असर पड़ता है कांग्रेस के अंदर, कितना असर पड़ता है बीजेपी के अंदर, ये तो वही लोग जाने। लेकिन उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि भाई हरियाणा से आने वाले या दुष्यंत गौतम कहीं और से आने वाले, वो उत्तराखंड की सियासत को और उत्तराखंड को कितना समझते हैं और उसके बीच क्या उस तरह की रणनीति बन पाती है। उत्तराखंड के नेता क्या उनको उस तरीके से समझा पाते हैं, या फिर वो तो स्थानीय है, वो हर चीज को जानने वाला है। तो फिर इन प्रभारियों की भूमिका, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा लगातार दूसरी बार, हाल में इससे पिछला दौरा उनका रहा, कुमाऊं में उन्होंने कई प्रवास किए, गढ़वाल में भी किए, हरिद्वार में भी किए, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में एक दौरा और उन्होंने किया है उत्तराखंड का। तो इस दौरे को लेकर क्या समझा जाए कि बैक टू बैक ये आना क्या संकेत दे रहा है? क्या कांग्रेस के अंदर ही खलबली है या फिर कुछ और रणनीति बन रही है, कांग्रेस बना रही है? ये जानने और समझने की मैं कोशिश करूंगा चर्चा के जरिए। मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं। गजेंद्र भाई मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ और स्वतंत्र पत्रकार हैं, उत्तराखंड की सियासत को भली भांति जानते हैं। गजेंद्र भाई, सीधा और पहला सवाल इतना कि जो उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा का ये बैक टू बैक दूसरा दौरा हो रहा है, जिसमें 4 धाम भी जा रही हैं, कांग्रेस वाले घुमा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप भी लगा रही हैं, इसके थोड़ा मायने समझाने की कोशिश कीजिएगा कि कांग्रेस करना क्या चाहती है और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ये दूत क्यों भेज रहा है, कौन सा मैसेज भेज रहा है? शैलजा कुमारी का ये जो दौरा है, ये बंगाल के चुनाव के परिणाम के बाद है और पूरे देश की नजर उस पर थी कि बंगाल के चुनाव में क्या होगा। और ये जो और भी जो राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें केरल में संभवतः कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री देने जा रही है, तो ये सारा, इसके अलावा तो कांग्रेस के लिए बहुत निराशाजनक रहा। और शायद कांग्रेस अब समझ गई है कि ये जो स्टेट है उत्तराखंड, ये इसमें संभावना है वापसी करने की, क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने भी 3 मुख्यमंत्री दिए हैं इस स्टेट के भीतर, और तिवारी सरकार से लेके बहुगुणा फिर हरीश रावत की सरकार यहाँ हुई है। तो शायद हो सकता है कि उनको अब जो पहले गलतियां हुई है उनसे कुछ सबक लेने की कोशिश की जा रही हो। और इसलिए किया जा रहा हो कि जिस प्रकार की गलती, चाहे उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, उस गठबंधन के भीतर भारी जो फूट रही है, आपसी समन्वय नहीं रहा, और हमने देखा बंगाल जाकर जो है राहुल गांधी ममता बनर्जी को गाली बक रहे थे, वहां पर जो है कह रहे थे कि बहुत भ्रष्ट शासन है, तमाम तरह की बातें हैं। तो जब एक गठबंधन के आप हिस्सा हैं, तो आखिरकार कांग्रेस ने वहां क्या हासिल कर लिया? सिर्फ 2 सीटें आई, और बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस के लड़ने के कारण बीजेपी को फायदा हुआ। तो संभवतः उनको लग रहा होगा कि भाई जो एक बहुत छोटा राज्य है, सीमित सीटें हैं, अगर यहाँ मेहनत की जाए तो शायद कमबैक किया जा सकता है। तो हो सकता है कि शैलजा कुमारी, जिनके सर पर पहले से ही हरियाणा में कांग्रेस को हराने का जो है पाप चढ़ा हुआ है, हो सकता है कि उनको लग रहा होगी जो है पुरानी बुरी गलतियों को सुधारते हुए यहाँ कुछ प्रयास किए जाए, शायद इसीलिए इनको यहाँ भेजा गया होगा। इसीलिए शायद भेजा गया होगा। लेकिन थोड़ा सा इस परिप्रेक्ष्य में भी हम जानना चाहें, क्योंकि कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि जो बंगाल में दिखा वो बदलाव दिखा है, यानी कि बदलाव उत्तराखंड में भी होगा। और कुमारी शैलजा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने ये बात का जिक्र किया कि बदलाव के नजरिए से जनता इस बार वोट करने जा रही है। क्या उस बदलाव को हम इस तरीके से देखें कि यार कांग्रेस जो जनता है उसका मूड अलग है, जैसे बंगाल में बदलाव देखा, या फिर उत्तराखंड में भी बदलना चाहेगी जनता पार्टी को?
ये बात जो आज कही जा रही है कि बदलाव के लिए जो है वोट करेगी पब्लिक, ये बात तो 2022 के चुनाव में भी कही जा रही थी कि भाई ये बदलाव के लिए वोट पड़ रहा है। इससे पहले जब लोकसभा के लगातार 3 चुनाव हारे, उस समय भी ये लोग कहते बदलाव के लिए हो रहा है। लेकिन ये सब बोलने से इसलिए नहीं होगा कि धरातल पर आप जब तक काम नहीं करते कि शैलजा कुमारी जो है गणेश गोदियाल के दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद संभवतः तीसरी या चौथी बार जो है उत्तराखंड में है। तो अगर 3-4 बार आप आ गई और आप वो फाइल दबा कर बैठी है दिल्ली में, जिसके अंतर्गत जो है गणेश गोदियाल की टीम बननी है, जब वो टीम नहीं बन पा रही है तो आप काम किससे लोगे भाई? फाइनली आप चुनाव मैदान में जाओगे तो आपके पास टीम की तो आवश्यकता है। एक तो वो नहीं हुआ, दूसरा भी करीबन 1 हफ्ते के आसपास या कुछ आसपास का टाइम हुआ है, कांग्रेस के 6-7 जिला अध्यक्ष जो है शैलजा कुमारी के पास गए उत्तराखंड से, और उन्होंने वहां पर जमकर जो है बता रहे कि गणेश गोदियाल से लेकर इनके जो विधायक लोग हैं इनके बारे में खूब जहर उगला, और ये कहा गया कि विक्रम सिंह नेगी का जो है टिकट जो है प्रतापनगर से काटकर उनको टिहरी में टिकट दिया जाए, जो इनके दूसरे जिला अध्यक्ष वो कह रहे डोए वाले से उनका टिकट दिया जाए। एक राहुल छिमवाल करके कहते हैं, वो कह रहे कि वहां जो है जो इंदिरा हृदयेश के बेटे हैं सुमित हृदयेश, उनका टिकट काट कर इनको दिया जाए। तो आप देखिए कि जिस पार्टी के भीतर मतलब एक जिला अध्यक्ष की आज इतनी हिम्मत हो रही है कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत करने के लिए, अपने विधायकों के टिकट कटवाने के लिए, ये बात कहने के लिए उत्तराखंड से मिलने के लिए शैलजा कुमारी के पास गए, और शैलजा कुमारी उनको एंटरटेन कर रही है, उनकी बात सुनी जा रही है। मतलब उनको डांट के भगाया नहीं कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें करने की। ये सब समय इन बातों को करने का या जो है जो सरकार चल रही है उसको घेरने का है। तो जिस पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता का ये चरम है कि जिलाध्यक्ष लोग यहां से जा रहे हैं और अपने पार्टी के अध्यक्ष की और अपने विधायकों की शिकायतें कर रहे हैं कि इनके टिकट काटो, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो तैयारी का आलम है वो जो है सरकार से लड़ने की बजाय अपनों से लड़ने का दिखाई देता है। और ये जो जितने भी चुनाव आज तक हुए उन सब तमाम चुनाव में ये सब देखा गया, और पूरे देश में आज तो आपके सामने एग्जाम्पल है। जो शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल के मुख्यमंत्री हुए हैं, ये किसी जमाने कांग्रेस से हुआ करते थे, उन्होंने जो निकाय चुनाव से शुरू किया था अपना कैरियर, उससे पहले ममता बनर्जी को देखना, वो भी कांग्रेस ही थी। ऐसे तमाम जो लोग कांग्रेस से छिटक कर जाकर जो है वहां जाकर शामिल हो रहे हैं और वहां जाके जो है इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो उस दौर में मतलब इन पुरानी चीजों से सीखने की बजाय अगर सिर्फ जो है शैलजा कुमारी आप भाषण देने आ रही हैं, तो उन भाषणों से जो है आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, क्योंकि भाषण देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ से लेके गंगोत्री तक और देहरादून से लेकर धारचूला तक टेलीप्रॉम्प्टर लगा रखे हैं। तो उस मामले में जिनके पास इतने बड़े बड़े टेलीप्रॉम्प्टर हों, इस मामले में तो उनका कोई तोड़ नहीं है कि वो भाषण उनसे ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। सवाल ये है कि जो 10 साल का शासन पूरे होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर किस प्रकार की कोई रणनीति है, नहीं है, अभी भी वो नहीं बता पा रही है कि गणेश गोदियाल की टीम क्यों नहीं बन पा रही है, क्यों झगड़े हैं, क्यों झगड़े करवाए जा रहे हैं, या ये हाईकमान के द्वारा करवाए जा रहे हैं, या इनको लगता है कि इनकी आपस में फूट डलवाते रहो और आराम से जो है अपना मौज काटते रहो। तो इन दौरों से तब तक परिणाम नहीं आएगा जब तक आप एक मतलब ठोस टीम जो है उत्तराखंड में तैयार नहीं करेंगे। और जब आपके पास टीम नहीं होगी तो फिर आप जितने मर्जी भाषण देते रहो, फिर तो आपके तमाम भाषणों का, तमाम आरोपों का जो जवाब देने के लिए महेंद्र भट्ट अकेले बहुत है। महेंद्र भट्ट सुबह से शाम तक इनको इतनी सारी गालियां दे रहे हैं, इतनी बुरी तरह घड़िया रहे हैं कि फिर ये जवाब नहीं दे पाते। और आज तो कांग्रेस की स्थिति आपने देख ली। एक महिला कह रही कि साहब मैंने 17 लाख रुपए दिए, फिर वो कह रही मैंने 25 लाख रुपए दिए, अब वो कह रही मैं कांग्रेसी हूं। तो जिस कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो गई है वो कि भाई ये लोग कांग्रेस के टिकट सड़कों पर बांट रहे हैं। वहां कनिष्ठ कुमार नाम का आदमी आ रहा है, उमेश कुमार से लेके भावना पांडे, जितने ये अगड़म बगड़म आ रहे हैं, ये सब इसीलिए तो आ रहे हैं, इनको लगता है कि भाई वहां कोई इस प्रकार का जो है मजबूत कोई सिस्टम तो है नहीं, तो इसलिए जो मर्जी बोल लो, लोग उनके टिकटों की सौदेबाजी चौराहों पर कर रहे हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से ये दौरे हो रहे हैं, ये जो आ रही हैं, इसका मतलब ये मैं समझना चाह रहा था कि मतलब इनमें कर क्या रही हैं वो, जो आप देख पा रहे होंगे अपने चश्मे से, क्योंकि बाहर तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा एक्शन, वैसा एक्शन प्लान, ये कर क्या रही हैं? ये बेसिकली इन्होंने जिला स्तरीय सम्मेलन रखे हुए हैं
ये जैसे आज वो चमोली जिले में थे, तो चमोली जिले के जो इतिहास है, जो भूगोल है, वहां पहले कितनी बार कांग्रेस जीती, कैसे हारी, क्यों कमबैक नहीं कर रही, इसी भी चर्चा हो रही। कल टिहरी में भी वही सब होना है कि भाई टिहरी में जो कांग्रेस के इतने सारे लोग थे, आपने देखा स्टेट बनने से लेकर अब तक लगातार ऐसा रहा है कि कभी भी टिहरी जिले के लोगों ने उनको निराश नहीं किया। आज ये दूसरी बात है कि जो जिन किशोर उपाध्याय को जो है कांग्रेस पार्टी ने दो दो बार विधायक बनाया, उसके बाद उनको जो है मिनिस्टर बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो भाजपा में शामिल हो गए। वही स्थिति बगल में उन्होंने प्रीतम जो पवार है उनको भी जो है मिनिस्टर बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, वो भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि प्रीतम सिंह उस समय इंडिपेंडेंट थे। ये वो जो मंत्री प्रसाद नैथानी थे, तमाम जो मतलब उस पूरे जिले के अंदर इतना वो था कि लगातार कांग्रेस के लोग उनको जो है सपोर्ट करते थे। तो शायद इसी प्रकार रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, पौड़ी हो या कल टिहरी में जो होने वाला, उन तमाम जिलों में कांग्रेस पार्टी के लोग एक टाइम पे बहुत मजबूत थे, और आज अगर जो स्थितियां बिगड़ी हैं तो संभवतः उन्हीं पे जिला स्तरीय सम्मेलन जो हो रहा होगा, और उसमें यही ढूंढा जा रहा होगा कि आखिरकार वो प्रत्याशी कहां से लाए जाए, किनको लड़वाया जाए, लड़ाने के लिए कहीं यहीं से खड़ा करना है या कहीं दूसरी जगह से लेके आना है, ये जो कांग्रेस छोड़कर भाग गए उनको वापस लाने के प्रयास करने हैं। शायद इसी विषय पर चर्चा हो रही है। और जिला स्तरीय सम्मेलन का तो मतलब मेरे को लगता है कि जो है इतने ही मायने होने चाहिए। एक सवाल थोड़ा सा मैं कंपैरिजन तुलनात्मक स्थिति देखना चाहता हूँ। एक तरफ कुमारी शैलजा मुझे देख रही हैं, दूसरी तरफ दुष्यंत गौतम जो भी बीजेपी प्रदेश प्रभारी हैं, वो आ नहीं रहे या बीजेपी उनको ला नहीं रही है, क्योंकि अंकिता प्रकरण में जो पीछे विवाद हुआ था उसके बाद कई बार पोस्टर से फोटो हट गई, फिर पोस्टर में फोटो आ गई, अब वो दिखने दुर्लभ हो गए। पहले तो महीने में एक चक्कर लगा देते थे बस। दरअसल वो जब से उर्मिला सनावर ने ये उनका नाम लिया कि वीआईपी वही व्यक्ति है जो दुष्यंत कुमार गौतम, तब से स्थिति असहज है। और उस घटनाक्रम के बाद जब ये सीबीआई जांच की भी संस्तुति हुई है, प्रधानमंत्री के भी 2 या 3 दौरे हो गए हैं, और उन सब दौरों से दुष्यंत गौतम को दूर रखा गया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इस बात को महसूस कर रही है कि वो जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो दर्द है, उसकी जो चोट है, उसकी चोट सिर्फ दूसरे पक्ष में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी वो जो है उसके गहरे जख्म है। तो शायद इसलिए दुष्यंत कुमार गौतम को दूर रखा जा रहा होगा। और हालांकि उन्होंने उसके बाद 1-2 बार वो दिखाई भी दिए, हरिद्वार से लेकर अल्मोड़ा तक गए थे, लेकिन ये भी है कि उनके आने से अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सहजता महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको ऐसा महसूस होने लगा कि दुष्यंत कुमार गौतम को जितना ज्यादा यहाँ घुमाएंगे या उनके बीच में जाया जाएगा, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। बल्कि जितनी बार वो आएंगे तो उतनी बार जो है वो अंकिता प्रकरण की जो है कि जो जख्म है वो और हरे हो जाएंगे। तो शायद इसीलिए जो डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा हो। और शैलजा कुमारी को भी अभी जो दौरे हो रहे हैं, उन दौरों के बावजूद, मैं कह रहा हूँ कि तीसरा या चौथा दौरा उसके बाद गुजराल के जो है बनने के बाद, लेकिन जब तक वो फाइल जो दबाई गई है दिल्ली में, वहां कोई सौदेबाजी हो रही है या कोई जातियों के कार्ड खेले जा रहे हैं, क्षेत्रों के हैं, किस प्रकार की चीजें हैं, जो तमाम बातें हुई है। और असल बात हुई कि उस विषय पर भी तो उन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है, जिसमें भावना पांडे जैसे इश्यू सामने आए, उमेश कुमार का मामला सामने आया कि भाई ये कौन लोग है जो कांग्रेस के टिकट बांटने की बात कर रहे हैं। वो राहुल गांधी का पीए बनकर जो आदमी यहाँ घूम रहा है, उसको लेकर किसी को स्पष्टता नहीं आई है। तो कुल मिलाकर घूमने भर से कुछ नहीं होगा, बल्कि और इस बात से भी नहीं होगा कि भाई दुष्यंत कुमार गौतम नहीं आ रहे तो क्या हो रहा है। वो दुष्यंत कुमार गौतम के नहीं आने से भी भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों प्रोग्राम लगे हुए हैं और लगातार वो लोग सक्रिय हैं। तो इसलिए उस कंपैरिजन में अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस बात पे खुश हो जाएगी कि नहीं भाई गौतम का यहाँ आना कम हो गया या बंद हो गया, इससे इनका भला नहीं होगा। ठीक है, एक सवाल में थोड़ा सा ये जनता के नजरिए से मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे को तो तर्क वितर्क कई बार मिल जाता है या मेरे को बता देते हैं मेरे सहयोगी, या मैं भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ। ये प्रभारी जो है कुमारी शैलजा हैं, ये हरियाणा की हैं। हरियाणा में चुनाव की स्थिति क्या रही, इन्होंने किस तरह के चुनाव लड़ा, हम सब जानते हैं। दुष्यंत गौतम आते हैं, वो भाषा बोली, वो हिंदी ढंग से उनका वो उच्चारण नहीं है, वो बीजेपी के प्रभारी हैं। इनकी भूमिका और इनके काम को लेकर और उसके बाद रिजल्ट को लेकर थोड़ा सा बताइएगा, ये कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल जो एक बेसिक जो चीज है बीजेपी और कांग्रेस के प्रभारियों में या उनके दोनों के काम करने के जो तरीकों में, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है आज, वो जो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, बहुत पावरफुल संगठन है, सबसे ताकतवर, सबसे पैसे वाला संगठन है,
जिसके पूरे देश में मतलब आलिशान जो है दफ्तर बन गए हैं, वो भारी भरकम उनके पास जो है जमा पूंजी भी दे दी गई है। ऐसा कोई पार्टी दफ्तर कोई किसी प्रदेश के का मतलब छोटी यूनिट जिला स्तर पे भी नहीं होगा जिसके पास जो है कई करोड़ रुपए का जो है बैंक बैलेंस ना हो। एक तो वो उनका पक्ष है। दूसरा जो लगता है कि भाई इनके काम करने का उनके काम करने से क्या होगा नहीं होगा करके, बेसिकली क्या होता है कि चूंकि ये प्रदेश अभी भी दिल्ली से रन कर रहा है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस के लोग हैं, तो जिन लोगों ने यहाँ पर ये लोग इन लोगों को तैनाती दिए रखी है, तो वो चाहते हैं कि जो चीजें हैं उनके अनुसार हो, उनके कंट्रोल में हो। उनके कंट्रोल में जितनी चीजें होंगी तो वो ऊपर जाके जो है ज्यादा मतलब उनके लिए बढ़िया रहेंगी। तो हो सकता है कि इसीलिए चाहे वो दुष्यंत कुमार गौतम हो, सरिता कुमारी हो, जो भी एक लोग काम कर रहे हैं, ये तो इनकी एक पार्टी लाइन होगी। लेकिन एक जो बेसिक चीज है वो इसमें ये जरूर है कि अनुशासन के मामले में अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस पर भारी है, और उनके जो प्रभारी है आएंगे तो निश्चित रूप से चाहे वो कोई भी है उनके अनुसार उनको काम करना पड़ता है। यहाँ हम पहली बार देख रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं अपने अपनी पार्टी की बुराई करने, अपने विधायकों की बुराई करने, अपने प्रदेश अध्यक्ष की बुराई करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता है कि महेंद्र भट्ट की बुराई करने के लिए या पुष्कर सिंह धामी की बुराई करने के लिए इस दौर में जब 2026 की भाजपा है, उस दौर में भाजपा के 5-6 जिलाध्यक्ष चले जाए और वहां जाके शिकायत कर दे कि नहीं भाई साहब महेंद्र भट्ट गलत काम कर रहे हैं या जो पुष्कर सिंह धामी उनके अनुरूप नहीं किया जा रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। और आपने जितनी बार यहाँ पे देखा, चाहे आपने बंशीधर भगत का बयान देखा, आपने अरविंद पांडे का देखा, बिशन सिंह चुफाल के, जितने लोगों ने भी पार्टी की लाइन से विपरीत जाने की बात करी है, आखिरकार 24 घंटे से लेकर 36 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने उस सारे मामलों का पटाक्षेप करवाया अपनी पार्टी के भीतर। ये इनके इन प्रकार ने जिस प्रकार भी कराया उन्होंने वो सफल रहे इस बात में कि जो इश्यूज रेज हुए थे उनको डाइल्यूट किया है, उनको जो है फ्रीज करने की कोशिश की गई है। तो ये बेसिक लाइन है। और निश्चित रूप से आज जो भी है मतलब इतनी बड़ी जो सरकार बीजेपी की चल रही है, इन सब के बावजूद अभी भी जो अनुशासन वाला जो विषय है और जो प्रभारी वाला विषय है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को अभी भी उन तमाम विषयों से सीखने की जरूरत है। और अगर आप अपने इतिहास से सबक नहीं लेंगे तो मेरा मानना है कि 2027 तो बहुत दूर की बात, आप 29 से लेकर 32 तक ये चुनाव होंगे, यहां तक आपकी जो परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आपने वैसे तो जिक्र कर दिया कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के न बनने की समस्या को आप बता रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा ये भी विस्तार से जानना चाहता हूँ कि ये वक्त इतना क्यों लग रहा है, इसके पीछे खेल क्या है? क्या वो मनमुटाव, वो कलह, इनको लगता है कि अगर यहाँ पर कार्यकारिणी की घोषणा हो गई, टीम बना दी गई, तो फिर वो पार्टी से छिटकते हुए लोग हम फिर से देखेंगे, बल्क में देखेंगे, नाराजगी देखेंगे। इसमें क्या है? वो फाइल जो आप दबाने की बात कर रहे हैं, किस वजह से दबाई गई है? इसके कुछ कारण निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमने वो रामनगर वाला किस्सा देखा था। इधर गोदियाल कहते हैं कि 18 नाम है, 20 नाम है, दिल्ली गई है, लिस्ट गई है, इन पर भी नजर है। इधर जिला अध्यक्ष टीम नहीं बन पा रही है, कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है, तो दिल्ली में दरअसल जो कांग्रेस पार्टी है, मैंने कहा ना कि दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक जो कांग्रेस पार्टी है पूरे देश में है। आप देखिए कि वहां अभी भी कोई ऐसा ठोस नेतृत्व तो नहीं है, या उनके जो हरकतें हो रही है उनसे साबित हो रहा है कि वो लोग भाजपा से मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब आपने जब जो लोकसभा चुनाव था, इस लोकसभा चुनाव के भीतर अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था बीजेपी का, वो क्यों फेल हुआ? वो फेल इसलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने उस इंडिया गठबंधन के साथ बहुत मजबूती से, बहुत सहीता से, बहुत टेक्निकली चुनाव लड़ा। उनको जब ये महसूस हो गया कि उत्तर प्रदेश जो है अखिलेश यादव संभाल सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को अखिलेश यादव के सामने सरेंडर कर दिया। यही कारण था कि अखिलेश यादव ने 2024 के उस लोकसभा चुनाव में, जब जो कि राम मंदिर के नाम पर लड़ा जा रहा था कि भाई हमने मंदिर बना दिया, उस अयोध्या को भी जो है समाजवादी पार्टी जीत गई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें जीतने में था, अब बीजेपी से ज्यादा सीटें अखिलेश यादव की आ गई। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हुए। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी जो है 240 पर रुक गई। तो जो अब आपकी बार 400 पार का जो नारा था वो वहां फेल हो गया। वो उस दौर में उन्होंने समझ लिया था कि भाई जब आपके पास खुद की ताकत नहीं है तो निश्चित रूप से जो आपके सहयोगी हैं, जो चुनावी रणनीति कहती है, जो चुनावी गणित है, उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना होगा। और इसीलिए परिणाम आया।
वो और मेहनत करते और ढंग से काम करते तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 200 तक भी नहीं जा पाती। लेकिन वो फिर उसके बाद उन्होंने अपने उस इतिहास से सबक नहीं लिया, और जब इतिहास से सबक नहीं लिया तो ऐसे तमाम, अभी जो तमिलनाडु की बात आ रही थी कि जो थलपति विजय जो है 160 सीटें लेकर आए हैं, उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस से गठबंधन की बात करी, लेकिन कांग्रेस ने डिनाई कर दिया। वो समझ ही नहीं पाए वहां का जो मिजाज है। ये स्थिति अब उन तमाम राज्यों में रही है जहां एक के बाद एक पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी और फिर वो हार गए। आपने अपने सामने राजस्थान की बनी बनाई सरकार जाते हुए देखा, मध्य प्रदेश की बनी बनाई सरकार जाते हुए देखा, हरियाणा में आपने देखा, तमाम जगहों पर जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, वो आज भी अगर अपने इतिहास से सबक लेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो आज भी पूरे देश में मुख्य विपक्षी दल है। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि भाई आपने 2022 का चुनाव क्यों हारा, इस पर अगर मंथन नहीं कर पा रहे हैं, 2017 क्यों हारे, लगातार 3 लोकसभा चुनाव क्यों हारे, निकायों में क्यों आप हार रहे हैं, इन सब की हार का जो है जो हिसाब है तभी तो निकलेगा जब आपके पास एक ठोस टीम काम करने के लिए होगी। आज गणेश गोदयाल अध्यक्ष बने हैं, लेकिन अध्यक्ष होने के बावजूद जब टीम नहीं है तो वो ऐसी टीम से काम ले रहे हैं जिस टीम ने पिछले 8-10 साल में उस कांग्रेस दफ्तर में बैठकर कांग्रेस का नाश करने का काम किया। अब आप उन्हीं लोगों से काम ले रहे हैं, वही पुराने तीर चलाए जा रहे हैं, वही जो है भीगे पटाखों से जो है आप दिवाली रोशन करना चाह रहे हैं, तो उससे होगा नहीं। तो इसलिए जब तक आप कुछ भी कर लीजिए, आप अगर टीम नहीं बनाएंगे, ठोस रणनीति नहीं बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना इतना आसान नहीं है। अच्छा, एक थोड़ा सा इससे हटकर मैं थोड़ा बीजेपी की बात करूं तो एक तीर चलाने वाली बात की आपने, मेरे को एक तीर चलाते हुए भगत सिंह कोश्यारी दिखाई दिया। हाल में उनका एक बयान दिख रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं, अनिल बलूनी, अजय भट्ट और तमाम लोगों को लेकर बोल रहे हैं, और उसका मतलब क्या है, उसका थोड़ा बता पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है? कुछ नई चीज देखने को मिलेगी हमें आने वाले वक्त में? दरअसल इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति के मुख्य जो किरदार हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं, और हमने भगत सिंह कोश्यारी को पहले दिन उस किरदार में तब काम करते हुए देखा जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे। उसी दिन भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ ले ली कि वो किसी ना किसी कुछ भी येन केन प्रकार नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, और उन्होंने इस काम को कर दिखाया। उन्होंने नित्यानंद स्वामी की छुट्टी करवाई, वो खुद मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद हमने देखा जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने फिर जो है खंडूड़ी की सरकार को अपदस्थ करने का काम किया। हमें याद है जब उनको मनाने के लिए मतलब कोश्यारी यहां से विदाई कर दी थी, राज्यसभा भेज दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं हटाओ खंडूड़ी का, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो निशंक के पीछे पड़ गए, फिर उन्होंने निशंक की छुट्टी करवाई। निशंक की छुट्टी करने के बाद भी वो चैन से नहीं बैठे, और आज भी मतलब आप ये देखिए, आज तक कोई ये नहीं बता पाए भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा क्यों कराया गया मुख्यमंत्री के पद से, तीरथ सिंह रावत को क्यों हटाया गया, और स्वामी से लेकर धामी तक जो सरकारें रही, इन तमाम सरकारों में भगत सिंह कोश्यारी की दखल रही है। और आज अगर वो अनिल बलूनी की छुट्टी करवाना चाह रहे हैं, बल्कि ये तो बड़ा जो उनका बयान है अपने आप में इतना गंभीर बयान है कि वो एक प्रकार से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो सांसद है वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बगल में बैठा रहता है, उनके साथ घूमता है, उसके कागज ये और सो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। तो इसका एक बहुत जो बीजेपी के अंदरूनी सूत्र हैं या जो उनकी अंदरूनी राजनीति को जानते हैं, उनका कहना है कि हो सकता है कि भगत सिंह कोश्यारी को यह महसूस होने लगा है कि जो उनके शिष्य हैं, आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, उनकी लीडरशिप में इलेक्शन हो ना हो, कोई ऐसी चिंता तो नहीं है। फिर से भाजपा में कोई जो है कुछ ऐसा तो नहीं पकड़ा है कि वो फिर जो परंपरा रही है इनकी कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने का, कोई ऐसा खेल तो नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में इनको हटा के, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिल बलूनी को कोई प्रमोट किया जा रहा हो। अदरवाइज मुझे लगता है कि इतने बड़े आप प्रोफाइल में रहे हैं, तमाम चीजों को रहे हैं, और आज जिस दौर में प्रधानमंत्री मोदी का, आज हम देख रहे थे वीडियो की, वहां नतमस्तक होकर जो है बंगाल के लोगों को थैंक यू बोल रहे थे, उस दौर में भगत सिंह कोश्यारी का अमित शाह और मोदी को एक प्रकार से चुनौती देना, यह निश्चित रूप से इसका बड़ा संदेश है और इसके बड़े मायने निकल कर आएंगे। और जिस अंदाज में भगत सिंह कोश्यारी ने अनिल बलूनी को जो है मतलब एक प्रकार से चोटी काटने का काम किया, उसका भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई इंपैक्ट निकलेगा, और इसलिए भी निकलेगा
क्योंकि एक तो अनिल बलूनी बहुत कम बोलने के लिए जाने जाते हैं, और चूंकि खुद ही भगत सिंह कोश्यारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और जो है गृह मंत्री के बहुत करीबी हैं, तो इस बयान के बाद धामी के लिए या जो भगत सिंह कोश्यारी के लिए आने वाले दौर की जो स्थिति होगी वो कितनी अनुकूल होगी नहीं होगी, इस पर भी लोगों की नजरें हैं। और ये इसीलिए क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी वो व्यक्ति हैं कि उन्होंने जब जब जितनी बार जिस को नेता को जो है पद से हटाना चाहा, कुर्सी से हटाना चाहा, उसमें कामयाब रहे। जितनों को उन्होंने बर्बाद करना चाहा उनको बर्बाद किया है, जिनको सड़क से उठाकर विधायक बनाना चाहा उनको उसमें भी कामयाब हुए, सांसद बनाने, मतलब जो कुछ वो करना चाहते किया उन्होंने। इसीलिए आज जो कोश्यारी का ये बयान है, कोश्यारी का ये बयान अनिल बलूनी को पिंच करने से ज्यादा इस दिशा में जरूर जो है उसका राजनीतिक एंगल है कि वो क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को कोई चुनौती दे रहे हैं। जी चलिए, मैंने सोचा चलते चलते पूछ लो, मेरे मन में एकदम से ध्यान आया कि वो बयान भी है और इसका आगे जाकर कुछ दूरगामी, क्योंकि कोश्यारी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी तो है नहीं सियासत के। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया गजेंद्र भाई, फिर मुलाकात होगी किसी नई चर्चा में। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो ये जो सियासी खिचड़ी पक रही है उस खिचड़ी पर थोड़ा सा ये नमक मिर्च मसाला डालने और उसका स्वाद कैसा आएगा ये जानने की कोशिश हमने की है। इसमें प्रमुख तौर पर दोस्तों प्रभारियों की भूमिका, कुमारी शैलजा का लगातार दौरा और कांग्रेस के सर पर मंडराते संकट के बादल छटने के नए कारण सामने आए हैं। कई कारण आपने देखे होंगे, उन्होंने बताए हैं गजेंद्र रावत ने। और आपको क्या लगता है, बीजेपी की रणनीति, कांग्रेस की रणनीति, शैलजा के दौरे, गणेश गोदियाल की टीम का नहीं बनना, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह की सियासी खींचातान चल रही है उसमें कांग्रेस का कमजोर पड़ना, और उस कमजोरी के बावजूद भी आप कह रहे हैं 27 में सत्ता हमारी हाथ में होगी, वो कैसे? और कोश्यारी जी का वो बयान जिसमें उन्होंने छेड़ दिया अनिल बलूनी के नाम का इशारों में जिक्र और घेर लिया क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को भी, उसके क्या मायने हैं? आपको क्या समझ आता है बताइएगा जरूर दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा इस चर्चा को ताकि और लोग भी देख पाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। और शायद कांग्रेस अब समझ गई है कि ये जो स्टेट है उत्तराखंड, ये इसमें संभावना है वापसी करने की, क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने भी 3 मुख्यमंत्री दिए हैं इस स्टेट के भीतर, और तिवारी सरकार से लेके बहुना फिर हरीश रावत की सरकार यहाँ हुई है। तो शायद हो सकता है कि उनको अब उन जो पहले गलतियां हुई है उनसे कुछ सबक लेने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी वो व्यक्ति हैं कि उन्होंने जब जब जितनी बार जिस को नेता को जो है पद से हटाना चाहा, कुर्सी से हटाना चाहा, उसमें कामयाब रहे। जितनों को उन्होंने बर्बाद करना चाहा उनको बर्बाद किया है, जिनको सड़क से उठाकर विधायक बनाना चाहा उनको उसमें भी कामयाब हुए, सांसद बनाने, मतलब जो कुछ वो करना चाहते किया उन्होंने।